अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। इससे पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास वो एनर्जी जो किसी भी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है। मिसाल के तौर पे एक एटम है, इसके आखिरी शेल से हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हम कहते हैं। अब इनके लिए हमारे पास चार फैक्टर्स हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। उनमें हमारे पास जो पहला फैक्टर है वो है एटॉमिक रेडियस। दूसरा फैक्टर जो है वो है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा जो फैक्टर है वो है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। और लास्ट वन जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब एक एक को हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक रेडियस का आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या असर होता है। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फासला होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक एटम हो गया, इसका ये न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के दरमियान जो फासला होता है वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है। अब एटॉमिक रेडियस जो है हमारे पास डिस्टेंस है किस चीज़ के दरमियान, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये फासला हमारे पास ज़्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस का जो रिलेशन है, अगर एटॉमिक रेडियस को हम एटॉमिक रेडियस ए आर लिखें तो ये प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के साथ, आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। यानी अगर हम कहें कि अगर किसी भी एटम में एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, हायर द higher the atomic radius atomic radius lower will be the ionization energy। यानी अगर किसी एटम में एटॉमिक रेडियस जो है वो ज़्यादा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होती है, कम होती है। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि हम कहते हैं कि न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, इस पे माइनस। तो जो ही ये फासला ज़्यादा होगा तो इसके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो कम होगी, और जो ही अट्रैक्शन कम होगी तो इसको निकालना जो है वो आसान हो जाएगा, और इस वजह से लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो एटॉमिक रेडियस जो है अगर वो ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो कम होगी। अब दूसरा जो हमारे पास फैक्टर है जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस आयनाइजेशन एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन है वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हम कहें तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के साथ, आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। अगर किसी भी एटम में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, यानी हायर द हायर द न्यूक्लियर चार्ज, higher will be the ionization energy. Higher will be the ionization
energy and vice versa. यानी अगर आपके पास किसी एटम में न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इस अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज हायर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड फैक्टर है वो है शील्डिंग इफेक्ट का। शील्डिंग इफेक्ट, तो शील्डिंग इफेक्ट पहले आपको ये समझना चाहिए कि व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली हम अगर डिफाइन करें तो द डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, द डिक्रीज इन न्यूक्लियर पोलिंग इफेक्ट, पोलिंग इफेक्ट on the valence electrons due to inner shell electrons is called shielding effect। इफेक्ट, अगर आप शील्डिंग इफेक्ट के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो इसका अलग से हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, किस तरह काम कर सकता है। यहाँ पे बस थोड़ा सा समझाते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। तो शील्डिंग इफेक्ट असल में ये होता है कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अंदरूनी शेल्स होते हैं, यानी ये वैलेंस शेल हो गया, अब यहाँ इसके अंदर जो है वो इनर शेल्स हैं। अब इन इनर शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि क्या काम करते हैं, वो यही काम करते हैं कि जो आउटर शेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसको न्यूक्लियर के अट्रैक्शन से बचाते हैं, यानी शील्ड आउट करते हैं। और इसकी वजह से यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो पुलिंग इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाता है। अब अगर पुलिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाए तो आप खुद सोच लें कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या यहाँ पे अगर पुलिंग इफेक्ट ज़्यादा हो तब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो जो ही पुलिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा, पुलिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा। इस वजह से लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो है इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी के साथ रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, कि जितना आपके पास ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी ही कम आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी होगी। हम इस तरह लिख सकते हैं, ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट लोअर विल बी द ionization energy and vice versa। यानी इसका उलट, अगर शील्डिंग इफेक्ट कम हो तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। हमारे पास जो लास्ट जो फैक्टर है किस चीज़ का, आयनाइजेशन एनर्जी का, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम सिर्फ डिफाइन करेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
around the nucleus in shell and subshell is called electronic configuration। यानी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेलों और सब शेलों में जो तरतीब होती है उस तरतीब को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। हमारे पास सब शेल जो है वो तीन तरह के होते हैं, चार तरह के, एस पी डी और एफ, ये चार जो है वो सब शेल हैं। इनके फिर तीन हालतें होती हैं, एक को हम कहते हैं कंप्लीट, दूसरे को कहते हैं हाफ और तीसरे को कहते हैं पार्शियल। ठीक है। कंप्लीट तब होगा जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में 6 होंगे, डी में 10 होंगे और एफ में 14। इनका हाफ पेड जो है क्या होगा, 1 होगा, पी का 3 5 जो है वो डी के और 7 जो है वो एफ के। इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन अगर पी में आ जाए तो आपके पास हो सकते हैं 1 2 3 नॉट 3 2 4 5। अगर P में ये इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसको हम पार्शियल पेड कहते हैं। इसी तरह इसमें 1 2 3 4 6 7 8 9, अगर D में ये इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये D का पार्शियल पेड होगा। इसी तरह अगर F में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 नॉट 7 8 9 10 11 12 और 13 ये आ जाए तो ये डी के हाफ पेड होंगे। अब यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट पेड होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, ये वेरी स्टेबल, और ये स्टेबल होंगे और ये अनस्टेबल। तो अब यहाँ से हम इसको आयनाइजेशन एनर्जी के साथ लिंक करेंगे कि जो ज़्यादा स्टेबल होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ पे आपके पास एनर्जी जो है वो क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी के। आपको अगर किसी भी एटम से जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास कंप्लीट पेड हो तो आपको हाई आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पे एज कंपेयर टू दिस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और लेस अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और वेरी वेरी लेस। तो इस केस में आपको बहुत ही कम एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो कंप्लीट होगी, जो भी शेल कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, हाफ पेड की उससे थोड़ी सी कम होगी और फिर इससे कम जो है वो पार्शियल पेड होगी। उम्मीद है इस वीडियो से आपने सारे जो आयनाइजेशन एनर्जी के जो फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं वो सीखे होंगे। और अगर आपको इनमें किसी भी जगह कोई भी मसला हो तो आप कमेंट में से पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज, सी यू नेक्स्ट टाइम।